तो गाइस जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि प्रिलिमिनरी टेस्ट में 9 लोग पास हो चुके हैं, जिनके नाम है नारुतो, सास्के, नेजी, शिकामारू, शिनो, गारा, कोंकोरो, तेमारी और डोसु। और ओरोचिमारू काबुटो को सास्के को किडनैप करने का काम दे देता है। अब इसके बाद काबुटो उसी हॉस्पिटल में आया होता है जहाँ पर सास्के को रखा गया है। काबुटो सभी के सभी अंबु ब्लैक कॉप्स को डिफीट करके यहाँ पर आया था। काबुटो एक मेडिकल नाइफ को अपने हाथ में लेता है, पर तभी वो उसे पीछे मार देता है, जो कि ककाशी पकड़ लेता है। ककाशी बोलता है, क्या बात है, तुमने सभी कॉप्स को हरा डाला, इससे तो यही पता चलता है कि तुम कोई नॉर्मल कैनिन नहीं हो। काबुटो और ककाशी आमने सामने आ जाते हैं। काबुटो, मुझे तुम पर पहले से ही शक था, क्या तुम ओरोचिमारू के आदमी हो? पर काबुटो उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है और सास्के की गर्दन के ऊपर कुनहाई रखकर बोलता है कि ककाशी उसे यहाँ से जाने दे, वरना वो सास्के को मार डालेगा। पर ककाशी काबुटो पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और उसे पकड़ लेता है। तभी एक अंबु ब्लैक कॉप उठकर ककाशी की तरफ बढ़ता है, लेकिन ककाशी के क्लोन्स उसे घेर लेते हैं और तभी एक दूसरा कॉप उठकर वहाँ से खिड़की तोड़कर भाग जाता है और ये काबुटो ही होता है। ककाशी देखता है कि यहाँ पर काबुटो की बॉडी अभी भी पड़ी हुई है। दरअसल काबुटो ने डेड सोल jutsu का यूज किया है, जिसमें कि आप मरी हुई बॉडी में अपना माइंड ट्रांसफर कर सकते हो और उस बॉडी के एक्सपीरियंस भी अपने जैसे बना सकते हो। और एक मेडिकल चीफ का बेटा होने की वजह से उसे ये सारे के सारे jutsus आते हैं। काबुटो एक मेडिकल चीफ का बेटा है और काबुटो उस बंदे का अडॉप्टेड सन है। अब इसके बाद थर्ड होकागे आंको को कुछ चिट्स के साथ आगे भेजती है और सभी गेनिन्स को इनमें से एक चिट को उठाना है। नारुतो एक चिट उठाता है और उसमें नंबर 1 लिखा होता है। सभी लोग अपना अपना नंबर देखते हैं। मोरिनो एक बोर्ड दिखाता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि कौन कौन कब कब फाइट करने वाला है और फाइनल एग्जाम कैसे होगा और ये टूर्नामेंट कैसे कंडक्ट किया जाएगा। फर्स्ट मैच होता है नारुतो और नेजी का, सेकंड होता है सास्के और गारा का, थर्ड है शिनो और कोंकुरो का और फोर्थ मैच में तेमारी की फाइट डोसो के साथ होगी। और शिकामारू पूछता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई एक ही चुनिन बन पाएगा? थर्ड होकागे बोलता है, ये तो जजेस ही डिसाइड करेंगे। ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा लोग चुनिन बन सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि इस बार कोई भी चुनिन ना बने। अब नारुतो हॉस्पिटल जाता है और ककाशी से मिलता है और ककाशी को बोलता है कि वो उसे ट्रेन करे, पर ककाशी बोलता है कि अभी उसे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिशंस पर काम करना है, इसलिए उसने नारुतो के लिए एक ट्रेनर हायर किया है। और तभी वो ट्रेनर पीछे आ जाता है। नारुतो पीछे मुड़ता है और देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि इबिको सेंसे होते हैं, जो कि कोनोहामारू का पर्सनल ट्रेनर होता है। और नारुतो उसे एक ठरकी आदमी बुलाता है, ककाशी सेंसे, ये क्या हरकतें हैं, आपने इनको क्यों चूज किया? ये तो मुझसे भी ज्यादा वीक हैं, क्योंकि ये बंदा नारुतो के सेक्सी jutsu से हार गया था। ककाशी सेक्सी और परवर्ट नाम सुन के हैरान हो जाता है और तभी इबिसो शर्म के मारे आकर नारुतो को पकड़ लेता है और उसके कान में बोलता है, ओए मैं तुझे रावण खिलाऊंगा, अभी के लिए चुप कर जा। नारुतो शांत हो जाता है, पर अभी भी वो इस बंदे को अपने ट्रेनर नहीं मानता। ककाशी वहाँ से चला जाता है। अब इबिसो नारुतो को बोलता है कि अगर वो उससे रेस में जीत गया तो वो उसका ट्रेनर बनने से मना कर देगा खुद ही। नारुतो भागता है, पर इबिसो उससे पहले यहाँ पर पहुंच चुका होता है। उससे आगे नारुतो बहुत सारे शैडो क्लोन्स बनाता है और उन्हें अलग अलग डायरेक्शंस में भेजता है और इबिसो भी ठीक ऐसा ही करता है और नारुतो उसके क्लोन्स से नहीं बच पाता। नारुतो उससे भिड़ जाता है, पर इबिसो उसके पंचेस को डॉज कर लेता है और इस बार भी नारुतो फेल हो जाता है। इबिसो नारुतो को एक रामन की ट्रीट देता है और नारुतो को समझाता है कि नारुतो का चाक्रा कंट्रोल बहुत ज्यादा वीक है। नारुतो अपने शैडो क्लोन्स को यूज करते वक्त अपनी बहुत सारी एनर्जी को वेस्ट कर देता है। जितना चक्रा यूज करके नारुतो 2 क्लोन्स को बनाता है, सेम उतने ही अमाउंट में साकुरा 10 क्लोन्स बना लेंगे। पर नारुतो के अंदर 9 टेल्ड फॉक्स का चाक्रा भी मौजूद है, इसलिए वो बाकियों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेता है। और इबिसो नारुतो को बोलता है कि उसे अपना चाक्रा कंट्रोल करना ही होगा। अब इसके बाद नारुतो को एक स्प्रिंग हॉट वाटर के अंदर लेकर जाता है और नारुतो पूछता है कि यहाँ पर क्या करने आए भाई, नहाने आए यहाँ पे? इबिसो नारुतो को पानी के किनारे ले जाकर बोलता है कि अब इसकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। अगर एक निंजा बहते हुए पानी में अपने चाक्रा को फोकस करके उस पर चलने की कोशिश करेगा तो उसे अपने चाक्रा को अलग अलग क्वांटिटी में फोकस करके चलना होगा, जो कि अगर नारुतो कर लेता है तो ये चाक्रा को मास्टर कर लेगा। इसके बाद इबिसो उसे खुद पानी में चलकर दिखाता है, जो कि नारुतो को बहुत अच्छा लगता है। नारुतो भी अब पानी में चलने की कोशिश करता है, लेकिन डूब जाता है। नारुतो बार बार कोशिश करता है और बहुत बार कोशिश करने के बाद नारुतो इस टेक्निक को सीखने लगता है। तभी नारुतो कुछ देख लेता है और तभी पानी में डूब जाता है। इबिसो देखता है कि नारुतो ने एक आदमी को देख लिया है, जो कि लड़कियों के बाथरूम में झांकने की कोशिश कर रहा है। पक्का वही है। इबिसो सेंसे ये देखकर हैरान रह जाता है और उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी ये बंदा पीछे मुड़ता है और कहता है, अरे ये श्योर किस चीज का है? इसके बाद ये बंदा एक बहुत बड़े फ्रॉग को यहाँ पर समन कर लेता है और ये फ्रॉग इबिसो को अपनी टंग से पकड़ लेता है और जमीन पर पटक देता है और इबिसो नॉकआउट हो जाता है। इबिसो की बत्ती गुल हो जाती है। नारुतो उस आदमी को दिखता है जिसने लाल कपड़े पहने हुए हैं और उसके बहुत बड़े बड़े सफेद बाल भी हैं। इस बंदे का नाम जिराया है और नारुतो सोचता है कि ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये तो इस बंदे से भी ज्यादा ठरकी लग रहा है। अब नारुतो इबिसो को 1000 Years of Death नाम के एक jutsu से जगाने की कोशिश करता है और इसके पिछवाड़े के बीच में अपना jutsu यूज करता है, पर इबिसो को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। नारुतो उस बंदे से पूछता है, भाई कौन है तू? इबिसो को मार दिया तूने? तब ये बंदा बोलता है, मैं हूँ द लेजेंडरी मैन, द टोड स्पीयर माउंटेन सेज, जिसे लोग बोलते हैं माउंटेन सेज। नारुतो ये सब सुनकर उसे ठरकी सानिन नाम से बुलाता है और बोलता है, साले तूने मेरे टीचर को बेहोश कर दिया, अबे ट्रेनिंग कैसे करूंगा? जिराया बताता है कि ये नॉवेल्स लिखता है जिसका नाम है मेक
आउट पैराडाइज। और ये बुक वही बुक होती है जो कि ककाशी भी हर वक्त पढ़ता रहता है। नारुतो पूछता है, अबे इसे तूने लिखा है? ठरकी सानिन। और ये बंदा बहुत खुश हो जाता है, ही तुम इस बुक को जानते हो? तो मतलब ये बुक बहुत फेमस हो चुकी है। ठीक है, बढ़िया है। साले ठरकी सानिन, लड़कियों को ताड़ रहा है यहाँ पे तू। नारुतो की बात सुनकर अंदर बाथरूम में लटकी हुई सारी की सारी लड़कियां वहाँ से भाग जाती है। ये बंदा नारुतो पर चिल्लाता है और बोलता है, अबे और ठरकी किसे बोल रहा है तू? मैं तो बस आइडियाज लेने के लिए झांक रहा था अंदर, ठीक है ना? नारुतो बोलता है, मेरी ट्रेनिंग का क्या होगा अब? और जिराया बोलता है, अच्छा तो वो पानी पे चलने वाली ट्रेनिंग कह रहे हो तुम? और नारुतो बोलता है, अरे हाँ तुम्हें आती है क्या? पर ये बंदा साफ साफ मना कर देता नारुतो को ट्रेन करने के लिए। मैं और लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानता जिन्हें बात करने की तमीज नहीं है, और मुझे तुम ठरकी बोल रहे थे, है ना? और वैसे भी मुझे बच्चे पसंद नहीं है। नारुतो उसको मस्का लगाने के लिए उसकी नॉवेल्स की तारीफ करने लगता है। जिराया बोलता है, एक सेकंड, मेरी नॉवेल्स तो 18+ है, तुम्हें उसके बारे में क्या पता? और नारुतो बोलता है, अरे मैंने सुना है कि ये नॉवेल बहुत अच्छी है। जिराया बोलता है, पागल मत बना मुझे, ठीक है ना? ये बंदा एक पोल पर खड़ा होता है और एक टॉर्नेडो बनाकर हंसता हुआ यहाँ से चला जाता है। नारुतो अपने मन में बोलता है कि भले ही ये बंदा एक ठरकी है पर बहुत ज्यादा कूल है। ठरकी सानिन, पर विशेष हेलो, कहाँ हो तुम? नारुतो उस बंदे को हर जगह ढूंढता है और फिर एक जगह पर इसे ये बंदा दिख जाता है, पर ये एक औरत से थप्पड़ खा रहा होता है। भाई क्या है ये, बेइज्जती करा रहा अपनी, क्योंकि इस बंदे ने उस लड़की से बदतमीजी की है, छेड़ दिया होगा भाई इसने कुड़ियों को। नारुतो अपने मन में कहता है, क्या बंदा है ये, पर मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। नारुतो उसे पर विशेष कर बुलाता है और उसे खुद को ट्रेन करने के लिए बोलता है, पर जिराया उसे उठाकर एक मटकी के अंदर बंद कर देता है और हंसते हंसते यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये बंदा एक जगह पर आकर बैठ जाता है और विश करता है कि कहीं से उसे एक जवान लड़की मिल जाए। और तभी इसकी तरफ कुछ शूरिकेन्स आते हैं, पर उन्हें डॉज कर लेता है और ये शूरिकेन्स नारुतो ने फेंके होते हैं। नारुतो वहाँ पर आकर देखता है कि यहाँ पर तो उसकी जगह एक डॉल होती है। नारुतो यहाँ से चला जाता है, पर तभी हम देखते हैं कि ये डॉल ही वो आदमी था जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुका था और बोलता है, इस बच्चे को मेरे तक पहुँचने के लिए कई साल लग जाएंगे। और तभी पीछे से नारुतो आ जाता है। जिराया मान जाता है कि नारुतो एक खिलाड़ी है और वो उसे ट्रेन करने के लिए मान जाता है। इसके बाद ये दोनों खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तभी इबिसो यहाँ पर आ जाता है और नारुतो बोलता है, ओए परविसेज, तुझे मुझे ट्रेन करना होगा, ठीक है ना? मुझे किसी भी हालत में उस चुनिन एग्जाम को पास करना है और एक दिन होकागे भी बनना है। पर ये बंदा इसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और बोलता है, हाँ तो बन जा भाई, मुझे क्या मतलब है तेरे से, मुझे तो एक लड़की चाहिए। नारुतो बोलता है, अच्छा तो तुम्हें लड़की चाहिए? और नारुतो अपना सेक्सी जुत्सु यूज करता है और एक न्यूड लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इबिसु ये सब कुछ चुपके से देख रहा होता है और ये देखकर ये बंदा एक कुएं के अंदर डूबकर मर जाता है। और इस तरफ परविसेज नारुतो को देखकर उसकी आंखें फटकर बाहर ही आ जाती हैं। ये बंदा नारुतो को 10 में से 10 नंबर देता है इस टेक्निक के लिए और उसे ट्रेन करने के लिए मान जाता है, पर एक शर्त रखता है कि नारुतो उसके सामने हमेशा ही इसी रूप में रहेगा। ये सुनकर नारुतो अपनी एक्चुअल फॉर्म में आ जाता है और उस बंदे को ठरकी बोलता है, क्या मैं ठरकी नहीं हूँ? नारुतो बोलता है, हाँ तुम ठरकी नहीं, एक बहुत बड़े ठरकी हो। अब इसके बाद ये दोनों एक रिवर के किनारे बैठे होते हैं और नारुतो फिर से उसी टेक्निक को अप्लाई करता है, उसी पानी पर चलने वाली टेक्निक को। नारुतो पानी में चलने की कोशिश करता है पर 2 कदम चलते ही डूब जाता है और जिराया नारुतो को बोलता है कि पहले उसे अपने चाकरा को बिल्डअप करना चाहिए। नारुतो चाकरा बिल्डअप करने लगता है और तभी जिराया की नजर नारुतो के पेट के ऊपर उस सील पर पड़ती है। अच्छा तो यही वो सील है जो कि 9 टेल्स को कंट्रोल में रखती है। इस सील को इस तरह से बनाया गया है कि 9 टेल का चाकरा नारुतो के चाकरा के साथ मिल जाए और ये सील 4th होकागे ने इस बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई थी। इसके बाद उस 9 टेल के चारों तरफ एक और सील उभर आती है। नारुतो और 9 टेल के चाकरा को अनस्टेबल कर रही है और इसी वजह से नारुतो ठीक से चाकरा बिल्डअप नहीं कर पाता है। और हाँ, इस सील के ऊपर किसी ने छेड़खानी भी की है। जैसा कि पहले के पार्ट्स में हमने देखा कि ओरोचिमारू ने नारुतो के सील के साथ कुछ गड़बड़ कर दी थी और वो यही था। ओरोचिमारू चाहता था कि नारुतो अपना चाकरा कंट्रोल ना कर पाए। इसके बाद जिराया अपने हाथ के हर एक फिंगर में एक फ्लेम जैसा चाकरा चलाता है, उसकी सील पर जोर से मारता है। ओरोचिमारू की सील रिलीज हो जाती है और नारुतो के पेट से हट जाती है। इसके बाद जिराया नारुतो को फिर से पानी के ऊपर चलने के लिए बोलता है। नारुतो पानी के अंदर उतरता है और पहली बार में ही बहुत अच्छे से चल पाता है। जिराया नारुतो को खुश देखकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, बच्चे अब समय आ चुका है कि मुझे तुम्हें 9 टेल का चाकरा कंट्रोल करना सिखाना होगा। अब मैं तुम्हें एक किलर टेक्निक सिखाने वाला हूँ। नारुतो ये सुनकर खुश हो जाता है। जिराया पूछता है, हाँ तो बच्चे, क्या तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ कि तुम्हारे अंदर 2 चाकरास हैं? नारुतो काफी सोचने के बाद बोलता है, हाँ मुझे ऐसा लगा था एक बार कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ गई है, पर वो चाकरा रेड कलर का था जबकि मेरा चाकरा जो नॉर्मल होता है वो ब्लू कलर का होता है। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। नारुतो सो रखा होता है और ये बंदा ऊपर छत के ऊपर बैठा होता है जहाँ पर इबिसो यहाँ पर आ जाता है और जिराया बोलता है, इबिसो मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे स्टूडेंट को चुरा लिया, पर ऐसा मेरा कोई इरादा था नहीं। इबिसो बोलता है, अरे ये कोई जरूरी बात नहीं है, मैं आपको देखकर हैरान हो गया था क्योंकि 3rd होकागे कब से आपको कहाँ पर ढूंढ रहे थे, लेकिन आप तो यहाँ पर हो। जिराया पूछता है, ये खबर 3rd होकागे तक पहुँच चुकी है कि वो यहाँ पर है? पर इबिसो उसे मना करता है और बोलता है कि उसने इस खबर को अभी तक 3rd होकागे तक नहीं पहुँचाया है। इबिसो पूछता है, जिराया सेंसे आप ओरोचिमारू के पीछे हो ना? पर जिराया मना कर देता है, नहीं मैं किसी के पीछे नहीं हूँ, मैं बस अपनी नॉवल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आया, कुछ कुड़ियों को ताड़ने के लिए आया था, इसीलिए यहाँ पर रुका हूँ। इबिसु हैरान होकर बोलता है, एक सेकंड, आप तो जानते हो ना वो कितना खतरनाक है? और ओरोचिमारू एक लेजेंडरी सानिन भी है, बिल्कुल आपकी तरह, यानी कि 3 लेजेंडरी शिनोबिस में
से एक, और उसे सिर्फ एक दूसरा सानिन ही रोक सकता है, जो कि आप हो मास्टर जिराया। जिससे कि हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम जिराया है और ये 3 लेजेंडरी सानिन्स में से एक है। और ये बंदा लीफ विलेज को छोड़कर कहीं पर चला गया था। इसी वजह से इसे लीफ विलेज और नाइन टेल्ड के बारे में इतना कुछ मालूम है। और अब भले ही जिराया ने मना कर दिया, लेकिन इबिसु को पूरा यकीन होता है कि जिराया ओरोचिमारू के लिए यहाँ पर आया है। इस तरफ हम गारा को देखते हैं, जो कि अकेला बैठा होता है। और तभी डोसू यहाँ पर आ जाता है और जिराया से बोलता है, ओए क्या तुम रात को सोते नहीं हो डरावने से? गारा बोलता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? हाँ, दरअसल मैं तुम्हें मारने के बारे में सोच रहा था। अगर मैं तुम्हें अभी यहीं इसी वक्त मार डालूं तो फाइनल एग्जाम में मैं सास्के के साथ फाइट कर सकूंगा। गारा बोलता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है यहाँ पर आकर। और गारा एक बहुत ज्यादा डरावना सा रूप ले लेता है, जो कि हमें एक शैडो के थ्रू दिखाया जाता है। डोसू उसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है और गारा उसे वहीं पर कुचल कर मार देता है। इस भयानक नजारे को काबूटो और सैंड विलेज के लीडर भी देख रहे होते हैं। ओह, तो ये है गारा की असलियत। बहुत बढ़िया। और हाँ, एक और बात, ककाशी को पता चल चुका है कि मैं असल में कौन हूँ। और तभी ये सैंड विलेज का लीडर बोलता है, एक सेकंड, तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, मतलब उन्हें पता चल चुका है कि मैं ओरोचिमारू का एक स्पाई हूँ। क्या? अगर उन्हें पता चल चुका है कि तुम कौन हो तो उन्हें तो ये भी पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और इस विलेज को तबाह करने का प्लान फेल हो जाएगा। अरे तुम चिंता मत करो, उन्हें पता चल भी जाए तो भी वो हमारा कुछ नहीं कर सकते। हिडन लीफ विलेज को तबाह करने का प्लान पूरा होकर ही रहेगा। और इन दोनों की बातें हयाते सुन लेता है और ये बात लॉर्ड होकागे तक पहुँचाना बहुत ज्यादा जरूरी था। पर तभी इन दोनों को पता चल जाता है कि हयाते ने इसकी बातों को सुन लिया है। हयाते यहाँ से भाग जाता है जल्दी से, पर सैंड विलेज का ये बंदा उसका पीछा करता है और एक जगह पर आकर ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं और इन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होती है और इस सैंड विलेज का सेंसे हयाते सेंसे को मार देता है। अब अगले दिन जिराया नारुतो को एक झरने के किनारे लेकर आता है, उसे कोई जुत्सु वगैरह सिखाने के लिए। हाँ, तो इस जुजुत्सु को सीखने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ नारुतो। तुम्हारे अंदर 2 चाक्रास हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर 2 चाक्रास नहीं बल्कि एक ही चाक्रा होता है, पर तुम्हारे अंदर एक लाल रंग का चाक्रा है। नारुतो, उस चाक्रा के ऊपर फोकस करो, उसी लाल चाक्रा के ऊपर, और उसे बाहर निकालने की कोशिश करो। नारुतो ऐसा करने की कोशिश करता है पर उसका कोई भी फायदा नहीं होता। नारुतो को अभी तक नहीं पता होता कि जिस चाक्रा की बात जिराया कर रहा होता है वो दरअसल नाइन टेल्ड फॉक्स की चाक्रा है। अब बहुत देर तक फोकस करने के बाद नारुतो उस चाक्रा को अभी भी नहीं निकाल पाता और जिराया समझ जाता है कि ये चाक्रा नारुतो के इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। ये चाक्रा तभी निकलेगा जब नारुतो बहुत ज्यादा गुस्से में होगा या उसकी जान को खतरा होगा। और जिराया नारुतो को बोलता है, नारुतो मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब जो टेक्निक मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ उसके लिए तुम्हारा नॉर्मल चाक्रा काफी नहीं रहेगा, तुम्हें उस लाल चाक्रा को निकालना सीखना ही होगा। अगर तुम ऐसा कर सके तो दुनिया का कोई भी जुत्सु करना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, जैसे कि समनिंग जुत्सु, जो कि मैं तुम्हें अभी सिखाने वाला हूँ। ये एक तरह की टेलीपोर्टेशन टेक्निक होती है जिससे कि तुम अपने खून को बाकी जीवों के साथ जोड़ सकते हो और निंजुत्सु के सहारे उस जीव को कहीं भी कभी भी बुला सकते हो। नारुतो ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है। हाँ, पर इससे पहले कि हम शुरू करें तुम्हें अपने नॉर्मल चाक्रा को ज्यादा से ज्यादा यूज करना होगा ताकि तुम्हारे पास सिर्फ लाल चाक्रा ही बचे यूज करने के लिए। तो अब जितनी जल्दी हो सके अपने नॉर्मल चाक्रा को खत्म करो। दरअसल जिराया का प्लान होता है कि जब नारुतो अपना सारा का सारा चाक्रा यूज कर लेगा तो उसके बॉडी में सिर्फ नाइन टेल्ड का चाक्रा बचेगा और उसी से वो समनिंग जुत्सु सीख पाएगा। नारुतो मल्टी शैडो क्लोन यूज करता है और आपस में ही लड़ा कर खुद को जीत जाता है। और ये सब होने के बाद नारुतो पूरी तरह से थक जाता है। जिराया सेंसे अब उसे समनिंग जुत्सु करके दिखाते हैं। वो पहले अपने मुंह से अपनी उंगली को काटते हैं और फिर उसी खून को अपने हाथ पर लगाते हैं और अपने हाथ को जोर से जमीन के ऊपर मार देते हैं। और तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा फ्रॉग आ जाता है। नारुतो ये देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। ये फ्रॉग एक बहुत बड़े स्क्रोल को अपने मुंह से बाहर निकालता है और नारुतो को देता है। जिराया बोलते हैं, नारुतो इसे खोलकर देखो, ये समनिंग जुत्सु का कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे पहले उस कॉन्ट्रैक्ट पर अपना नाम लिखो, उसके बाद तुम जहाँ पर भी समनिंग करना चाहते हो तुम अपने चाक्रा को वहाँ पर फोकस करो और उसी हाथ से जिससे कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर नाम लिखा है उसको जमीन पर मार दो। अब नारुतो अपने हाथ को काटता है और अपने खून से उस स्क्रोल के ऊपर नाम लिखता है। इसके बाद अपने चाक्रा को फोकस करके समनिंग जुत्सु बोलकर अपने हाथ को नीचे जमीन पर मारता है। पर एक बड़े से फ्रॉग की बजाय कुछ ऐसा आता है, एक टैडपोल यहाँ पर आ जाता है और ये देखकर जिराया सेंसे का रिएक्शन कुछ इस तरह का होता है। भाई इसकी लिपस्टिक क्यों आगे भाई? नारुतो इसे बार बार कोशिश करता है पर जिराया सेंसे का ध्यान उसकी प्रैक्टिस पर नहीं बल्कि नदी किनारे नहा रही कुछ लड़कियों पर होता है जो कि बिकिनी में नहा रही होती है। नारुतो बोलता है, ओए ठरकी, तूने इसी वजह से इस जगह को चूज किया ना? साले बुड्ढे, मुझे ट्रेनिंग करने के बहाने झाड़ियों में से लड़कियां ताड़ रहा है। पर फिर बोलता है, अबे ओ गंदी सोच वाले, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है ना? खुद को देख ले पहले, 5 बार प्रैक्टिस कर चुका है, अभी तक एक बार नहीं हुआ तुझसे, तो मैं देखने से अच्छा मैं लड़कियां ताड़ लूं, समझे बेवकूफ? नारुतो बोलता है, अच्छा ठीक है भाई, मैं करता हूँ, इस बार देखियो। नारुतो फिर से एक बार ट्राई करता है पर रिजल्ट वही का वही रहता है। जिराया बोलता है, ओए लड़के, मैं जान चुका हूँ तेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, जाके BGMI खेल तू, ठीक है ना? तेरे बस की कुछ नहीं है, चला जाए से। और इस तरफ अंबू ब्लैक ऑप्स को हयाते सेंसे की लाश मिलती है और इस खबर को लॉर्ड होकागे तक पहुंचा देते हैं। लॉर्ड होकागे इमरजेंसी मीटिंग बुलवाते हैं उसी वक्त और सभी के सभी सेंसेस यहाँ पर आ जाते हैं। शायद तुम लोगों को पता नहीं पर हयाते सेंसे की बॉडी आज सुबह ही एक नदी के किनारे पड़ी हुई मिली थी। उनका मर्डर हो चुका है। सभी लोग ये खबर सुनकर हैरान रह जाते हैं और ककाशी बोलता है ये पक्का काबूटो का काम होगा क्योंकि उसी को काबूटो की असलियत जानने का काम सौंपा गया था और उसकी मौत के पीछे सिर्फ ओरोचिमारू का ही हाथ है और इनमें से
एक सेंसे बोलता है कि इन्हें चुनिन एग्जाम को कैंसिल कर देना चाहिए और ओरोचिमारू से पहले इन्हें निपटना चाहिए, पर थर्ड होकागे इसके लिए मना कर देते हैं क्योंकि अगर उन्होंने इस एग्जाम को रोका तो ओरोचिमारू बौखला जाएगा और कुछ न कुछ गलत जरूर करेगा। अब इस तरफ हम देखते हैं कि इनो और साकुरा सास्के के लिए फूल लेकर जाती है क्योंकि अभी सास्के हॉस्पिटल में होता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो हम देखते हैं कि सास्के यहाँ पर नहीं होता। ये देखकर ये तीनों चौंक जाते हैं। साकुरा को डर होता है कि शायद सास्के ओरोचिमारू के पास चला गया है और अब ये लोग ली से मिलने जाते हैं। ली भी इस वक्त हॉस्पिटल में ही होता है, लेकिन ये देखते हैं कि ली भी यहाँ पर नहीं है और हम देखते हैं कि बाहर ली गार्डन के अंदर पुशअप्स लगा रहा है। ये देखकर ये तीनों ली के पास आती हैं। ली इतना ज्यादा घायल होने के बावजूद भी हार मानने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं होता। उसके हाथ पैर टूट चुके हैं लेकिन फिर भी पुशअप्स लगा रहा होता है और ज्यादा पुशअप्स लगाने की वजह से ली बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। भाई साहब, भाई ली कितना मेहनती है यार। और इस तरफ चुनिन एग्जाम के अगले टेस्ट के लिए सभी के सभी लोग तैयारी कर रहे होते हैं और इस तरफ हम काकाशी को भी देखते हैं जो कि एक ही हाथ से पहाड़ चढ़ रहा होता है, एकदम ऊपर पहुंच जाता है और तभी यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर ऑलरेडी कोई मौजूद होता है जो कि सास्के जैसा दिख रहा होता है। अब इस तरफ हम देखते हैं कि नारुतो उसी समनिंग जुत्सु का यूज करता है और इस बार एक टैडबुल की बजाय एक फ्रॉग यहाँ पर आ जाता है। पर नारुतो को ये परफॉर्म करने के लिए 3 हफ्ते लग जाते हैं और 3 हफ्तों तक प्रैक्टिस करने के बाद नारुतो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है और अगले ही हफ्ते चुनिन एग्जाम का फाइनल टेस्ट होने वाला है। पता नहीं भाई क्या होगा इसका। और नारुतो बेहोश हो जाता है और जिराया सेंसे समझ जाते हैं कि नारुतो के उस चाक्रा को बाहर कैसे निकालना है, पर इसके लिए जिराया को नारुतो की जान को खतरे में डालना होगा और अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा होता है। इसके बाद जिराया नारुतो के ऊपर एक बाल्टी पानी डालते हैं और बोलते हैं, नारुतो तुम 3 हफ्तों से प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। नारुतो बोलता है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे थोड़ा सा और समय दीजिए बस। और अब ये दोनों एक ब्रेक लेते हैं और एक रामेन की शॉप पर जाते हैं जहाँ पर नारुतो दबाकर नूडल्स खाता है। हाँ, जितना ठूस सकते हो ठूस लो, ये तुम्हारा आखिरी खाना हो सकता है। नारुतो पूछता है, क्या मतलब है? जिराया बोलता है, अरे कुछ नहीं, आराम से खाओ। और जब पैसे देने की बारी आती है तो हमें पता चलता है कि जिराया सेंसे यहाँ से पहले ही रफू चक्कर हो चुका है और बेचारे नारुतो को पूरे के पूरे खाने का बिल देना पड़ता है। उसका पर्स पूरा का पूरा खाली हो जाता है। तभी जिराया सेंसे पीछे से यहाँ पर आता है और नारुतो बोलता है, साले ठरकी सानिन, मुझे लगा था तू पैसे देने वाला है। जिराया बोलता है, क्या? मैंने थोड़ी बोला था भाई मैं पैसे दूंगा। नारुतो लिटरली रोने लग जाता है और जिराया नारुतो से पूछता है, ओए नारुतो, क्या तुझे कोई बंदी पसंद है क्या? नारुतो बोलता है, साकुरा। जिराया बोलता है, हाँ तो चले उसके पास, तुम उसे गले लगाने वाले हो क्या? सही में? क्या ये मेरी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है? हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, तो चलो फिर। अब इसके बाद ये साकुरा के पास जाते हैं। नारुतो साकुरा से बात करने की कोशिश करता है और ये जिराया पीछे से देख रहा होता है। नारुतो उसे गले लगने के लिए बोल रहा होता है लेकिन साकुरा को उसकी बातें समझ में नहीं आती और यहाँ से जाने लगती है। पर तभी नारुतो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। साकुरा उसकी तरफ ही गिर रही होती है लेकिन तभी नारुतो अपनी बाहों को फैला लेता है और तभी साकुरा समझ जाती है कि नारुतो के इरादे ठीक नहीं है और एक जोरदार घूसा नारुतो के ऊपर मार देती है। नारुतो की बत्ती गुल हो जाती है। अब इसके बाद ये दोनों जंगल की तरफ जाने लगते हैं और नारुतो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर जिराया सेंसे उससे ये सब क्यों करवा रहे हैं। और जिराया फिर से बोलता है, हाँ तो नारुतो, क्या कुछ और भी है जो तुम हमेशा से करना चाहते थे? नारुतो पूछता है, आप ये सब क्यों करवा रहे हो? और नारुतो की ये बात कंप्लीट होने से पहले ही जिराया सेंसे नारुतो के पेट के ऊपर एक जोरदार मुक्का मार देता है और उसे बेहोश कर देता है। नारुतो के बेहोश होने के बाद जिराया अपने मन में सोचता है, ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है नारुतो, पर मेरे पास कोई और रास्ता था ही नहीं। नाइन टेल फॉक्स का चाकरा तभी बाहर निकलेगा जब तुम्हारी बॉडी को खतरा होगा। फोर्थ होकागे, मुझे माफ कर देना। जिराया नारुतो को एक बहुत खतरनाक जगह पर लेकर आ जाता है जहाँ पर एक बहुत गहरी खाई होती है। वो नारुतो को जगा देते हैं और नारुतो को खाई में गिराने के लिए उसे अपनी उंगली से पुश करते हैं और नारुतो झाड़ियों से होते हुए उस गहरी खाई में गिर जाता है। वो ऊपर से गिर ही रहा होता है कि तभी वो अपनी जान बचाने के लिए अपने चाकरा पर फोकस करके उन पत्थरों को पकड़ने की कोशिश करता है, पर ये नामुमकिन होता है क्योंकि ये पत्थर बहुत ज्यादा स्लिपरी होते हैं और उन पत्थरों को नहीं पकड़ सकता। नारुतो बहुत तेजी से उस खाई के अंदर गिर रहा होता है, पर तभी सब कुछ बदल जाता है और नारुतो एक ऐसी जगह पर होता है जो कि उसकी इमेजिनेशन से परे होती है। नारुतो के ठीक सामने एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा होता है जो कि सील्ड होता है और उसके अंदर से एक बहुत खतरनाक आवाज आ रही होती है। नारुतो उस दरवाजे के पास जाते ही देखता है कि बहुत बड़ी बड़ी लाल आंखें उससे घूर रही हैं। नारुतो समझ जाता है कि बड़ा सा दिखने वाला और कोई नहीं बल्कि नाइन टेल्ड फॉक्स मॉन्स्टर है और ये ताकतवर लाल चक्रा उसी के अंदर से आता है। तभी नाइन टेल्ड फॉक्स उसे बोलता है, ओए लड़के, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? नारुतो बोलता है, बहुत हो गया, तुम बहुत टाइम से मेरे अंदर रह रहे हो, मुझे अभी के अभी तुम्हारा चक्रा चाहिए। सच में तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, काश मैं तुम्हें अभी खत्म कर पाता, लेकिन अगर तुम मर जाओगे तो मैं भी मर जाऊंगा, इसीलिए मैं तुम्हें अपना चाकरा देता हूँ। नारुतो दिखता है कि वो फिर से ऊपर से नीचे गिर रहा है और नारुतो फिर से अपने अंदर वाले नाइन टेल चाकरा को फोकस करके समनिंग जुत्सु यूज करता है और आखिरकार एक बहुत बड़े फ्रॉग को समन करने में कामयाब हो जाता है और नारुतो एक बड़े से फ्रॉग को समन करने में कामयाब हो जाता है। जिराया सेंसे ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें एक बात का डर होता है कि इतने सारे फ्रॉग्स में से ये वाला फ्रॉग समन हुआ है जिसे कंट्रोल करना सबसे मुश्किल होता है। और तभी ये फ्रॉग बोलता है, किसने बुलाया मुझे यहाँ
यहाँ पर। तभी इसकी नजर नारुतो पर जाती है और बोलता है, ओए छुटकू, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मुझे समन किया? क्या तुझे पता नहीं मैं महान गामा बुनता हूँ और तुम एक बेवकूफ लड़के हो, भाग जा यहाँ से। नारुतो बोलता है, अबे रुक जा यार, मेरी जान खतरे में है। क्या तूने जिराया को देखा? अरे मैं उसी सेज की बात कर रहा हूँ, वही ठरकी। अच्छा तो तुम ठरकी सानिन की बात कर रहे हो। और गामा बुनता बाहर निकलने के लिए नारुतो को अपनी पीठ पर बिठाता है और पूरी ताकत से ऊपर जंप करता है। और नारुतो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है और जैसे ही वो नीचे लैंड करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई मीटियोर धरती से टकरा गया है। उसकी स्पीड की वजह से नारुतो नीचे गिर जाता है और गामा बुनता बोलता है, तूने मुझे समन किया? ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तेरे जैसा छुटकू मुझे समन नहीं कर सकता, जिराया तक मुझे समन नहीं कर सकता, तो तेरी क्या औकात है बे? चल भाग यहाँ से अब। और नारुतो चढ़कर गामा बुनता के नाक के पास आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनो तुम, वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हें समन किया है और मैं फ्यूचर में होकागे बनने वाला हूँ। इसीलिए जब तक तुम मुझे अपना मास्टर नहीं मान लेते तब तक मैं तुम्हारे ऊपर से नहीं हटने वाला, समझे तुम? गामा बुनता बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे ऊपर रहम नहीं करने वाला। नारुतो शर्त रखता है कि अगर वो सूरज ढलने से पहले इसके ऊपर से गिर जाता है तो वो उसका मास्टर नहीं बनेगा। गामा बुनता पूरी कोशिश करता है नारुतो को अपने ऊपर से हटाने के लिए, पर नारुतो बहुत ज्यादा जिद्दी होता है और गामा बुनता की लाख कोशिश करने के बावजूद भी नारुतो उसके ऊपर से नहीं हटता है और जिराया सेंसेई बहुत दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है। आखिरकार सूरज ढल जाता है और नारुतो अभी भी उसके ऊपर ही बैठा होता है। गामा बुनता के हारने पर नारुतो खुशी से उछलने लगता है, पर तभी उसे चक्कर आ जाता है और नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन तभी गामा बुनता उसे बचा लेता है। और नारुतो की कामयाबी को देखकर जिराया सेंसेई को नारुतो पर बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है और गामा बुनता को यकीन दिलाने के लिए कि नारुतो ने ही उसे समन किया है तो वो समनिंग जुत्सु का कॉन्ट्रैक्ट गामा बुनता को दिखाता है। और ये देखकर गामा बुनता जिराया से बोलता है, जिराया तुम्हें ये दिखाने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता है कि नारुतो उज़ुमाकी नहीं मुझे समन किया है, ये लड़का बहुत जिद्दी है। इसे देखकर मुझे फोर्थ होकागे की याद आ गई। और ये लोग नारुतो को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और तभी यहाँ के स्टाफ को एक धमाके की आवाज सुनाई देती है और ये लोग जैसे ही बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें यहाँ पर नारुतो गिरा हुआ दिखता है। गामा बुनता नारुतो को हॉस्पिटल छोड़ देता है और यहाँ से खुद चला जाता है। अब नारुतो बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल के अंदर होता है और शिकामारू उसके पास बैठा होता है। शिकामारू नारुतो को बताता है कि 3 दिनों से बेहोश पड़ा है। ये सुनकर नारुतो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और खड़ा होकर बोलता है, शिकामारू एग्जाम कब होने वाला है? शिकामारू बताता है, फाइनल एग्जाम? अच्छा वो तो कल होने वाला भाई। क्या बोला तूने? साले शिकामारू तूने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? और वो लेजेंडरी सानिन कहाँ पर है? उसने मुझे ट्रेनिंग देनी थी। शिकामारू बोलता है, अबे शांत हो जा भाई, क्या प्रॉब्लम है भाई तुझे और किसके बारे में बात कर रहा है तू? नारुतो पागलों की तरह अपने कपड़ों को ढूंढने लग जाता है ताकि फिर से वापस ट्रेनिंग के लिए चला जाए। और हॉस्पिटल के इस समय पर यहाँ पर कोई भी डॉक्टर वगैरह नहीं होता है, सभी लोग बाहर होते हैं। और तभी गारा यहाँ पर आ जाता है और सीधा ली के रूम में जाता है। गारा को वो सभी बातें याद आ रही होती हैं जब प्रीलिमिनरी टेस्ट में वो ली को मारने जा रहा होता है और तभी गाय सेंसेई ने यहाँ पर आकर उसे बचा लिया था। गारा अपने उस वक्त के अधूरे काम को पूरा करने यहाँ पर आया होता है। वो अपनी सैंड को ली के गले के पास लेकर आता है और उसे दबोच कर मारने ही वाला होता है। तभी नारुतो और शिकामारू यहाँ पर आ जाते हैं। शिकामारू अपने शैडो पोजेशन जुत्सु का यूज करके गारा को रोक लेता है। नारुतो गारा से पूछता है, गारा ये तुम क्या कर रहे हो और तुम ली के साथ क्या करने वाले थे? गारा बोलता है, मैं इसे मारना चाहता हूँ। पर तुम इसे मारना क्यों चाहते हो? तुमने तो इसे कंपटीशन में पहले ही हरा दिया है ना, तो अब तुम्हें ली से क्या तकलीफ है? तुम्हारी वजह से ही ली की ऐसी हालत हो चुकी है, क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है? मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं, मैं इसे बस यूं ही मारना चाहता हूँ। अगर तुम दोनों मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम दोनों को भी खत्म कर दूंगा। अगर तुम लोग मेरे रास्ते में आते हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और नारुतो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, हाँ तो कर ले कोशिश, आजा। शिकामारू नारुतो को शांत रहने के लिए बोलता है, नारुतो शांत हो जाओ, ये बंदा संकी है, ये एक राक्षस है, राक्षस। नारुतो बोलता है, हाँ मुझे पता है ये एक राक्षस है, पर मैं इससे भी बड़ा वाला राक्षस हूँ। गारा बोलता है, क्या तुमने अभी अभी राक्षस बोला? मेरा राक्षस भी उतना ही असली है जितना कि तुम्हारा। नारुतो मेरा पालन पोषण अच्छे से किया गया है, ऐसा लोग सोचते हैं। मेरे पापा ने मेरे पैदा होते ही मेरे ऊपर एक निंजुत्सु किया ताकि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाऊं और मेरी सोल एक सैंड के राक्षस के साथ जाकर जुड़ गई और मैंने उस औरत को भी मार दिया जिसने मुझे जन्म दिया था। मैं एक पैदाइशी राक्षस हूँ। शिकामारू ये सुनकर हैरान रह जाता है। सैंड का मॉन्स्टर, ये क्या होता है? गारा बोलता है, उसका नाम सुकागु है और वो एक बहुत पुराने मॉन्स्टर की एक जिंदा आत्मा है। मेरे पापा जो कि हिडन विलेज ऑफ सैंड के होकागे हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से मुझे पाला। मैं सोचता था कि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये बस मेरी एक गलत फहमी थी। सच तो ये है कि मेरे पापा ने मुझे इतनी बार मारने की कोशिश की है जितनी बार मैं गिन नहीं सकता। शिकामारू पूछता है, पर तुम्हारे बाप ने ऐसा क्यों किया? गारा बोलता है, मेरे पैदा होने के बाद जिस निंजुत्सु को मुझ पर किया गया था उससे मेरा दिमाग अनस्टेबल हो गया। मेरे पापा मुझे एक हथियार बनाना चाहते थे। मैं अपने विलेज के लिए ही एक बहुत बड़ा खतरा बन गया। जिस मकसद से वो निंजुत्सु किया गया था वो पूरी तरह से नाकाम रहा। मेरे जीने का क्या मतलब? मेरे अस्तित्व में होने का कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं ये बात हमेशा सोचता था, पर जब मुझे इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं मिला तो मैंने ठान लिया कि मेरे इस दुनिया में जीने का मकसद सिर्फ इंसानों को मारना होगा। उसकी बातें सुनकर नारुतो सोचता है, ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। मैं भी एक समय पर बिल्कुल अकेला था, मुझे भी नहीं पता था कि मैं
किस लिए जिंदा हूँ। और एक दिन इरुका सेंसे मेरे पास आए और उन्होंने मुझे जीने का मकसद दिया। इसके पास अपना कोई नहीं है, इसलिए ये ऐसा बन चुका है। इसके बाद गारा उन दोनों को मारने के लिए अपने सैंड को उन दोनों की तरफ भेजता है। ये दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं, पर तभी काई सेंसे यहाँ पर आ जाते हैं और गारा को देखकर बोलते हैं, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो उसे कल के लिए बचा कर रख। और गारा यहाँ से जाने लगता है, पर दरवाजे के पास जाकर वो बोलता है, मैं तुम सभी को कल मार डालूंगा, बस थोड़ा सा इंतजार और करो। और गारा यहाँ से चला जाता है और शाम को नारुतो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। कल का दिन नारुतो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कल चुनिन एग्जाम का फाइनल टेस्ट होने वाला है। नारुतो अपने घर जाने से पहले रामेन शॉप पर जाता है और वहाँ का ओनर उसे फ्री में रामेन खाने के लिए देता है। नारुतो अपने घर की तरफ जाता है और घर जाकर सोने की पूरी कोशिश करता है, पर नारुतो सो नहीं पाता, क्योंकि कल नारुतो का मुकाबला विलेज के सबसे ताकतवर गेनिन के साथ होने वाला है, नेजी के साथ। अब फाइनली सुबह हो जाती है और नारुतो तैयार होकर बैटल एरिना की तरफ जाने लगता है और इसी बैटल एरिना के अंदर होने जा रहा है चुनिन एग्जाम का फाइनल टेस्ट। और आज का दिन सभी विलेजर्स के लिए एक फेस्टिवल जैसा होता है। और तभी अचानक से नारुतो को फायरवर्क्स सुनाई देते हैं और वो समझ जाता है कि बैटल एरिना के अंदर टूर्नामेंट शुरू होने वाला है और वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा है और बहुत तेजी से भागने लगता है। पर फिर भी नारुतो बैटल एरिना से बहुत ज्यादा दूर होता है और कोनोहामारू नारुतो को एक शॉर्टकट दिखाता है जो कि नारुतो को डायरेक्टली बैटल एरिना में पहुंचा देगा। लेकिन ये शॉर्टकट उसे अलग अलग जगह पर लेकर जाता रहता है, जिसकी वजह से नारुतो के पीछे बहुत सारे बुल्स भी पड़ जाते हैं और नारुतो अपनी जान बचाकर उनसे भाग रहा होता है। बहुत सारे बुल्स नारुतो का पीछा करने लग जाते हैं और इस तरफ बैटल एरिना के अंदर सभी कैंडिडेट्स को खड़ा कर दिया जाता है। नारुतो अपना शैडो क्लोन जुत्सु यूज करता है और भागते भागते बैटल एरिना के नजदीक आ जाता है। एरिना के बाहर दो निंजास मौजूद होते हैं और नारुतो अपनी पूरी तेजी से अपने शैडो क्लोन्स के साथ घुसता है, पर वो यहाँ पर फंस जाता है और वो बुल दौड़कर आकर नारुतो की पीठ पर एक जोरदार हमला कर देता है और नारुतो उड़कर बैटल एरिना के अंदर आ जाता है। उसे ऐसा देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और नारुतो देखता है कि उनकी फाइट देखने के लिए सभी के सभी विलेजर्स यहाँ पर आए हुए हैं। अब इसके बाद हम थर्ड होकागे को देखते हैं, जो कि एक जोनिन से सास्की के बारे में पूछ रहे होते हैं, जिस पर वो जोनिन बोलता है कि अम्बू ब्लैक ऑप्स की एक टीम सास्की को ढूंढ रही है, पर उसका कोई अता पता है ही नहीं। और तभी वो जोनिन होकागे की कान में आकर बोलता है कि सास्की शायद से ओरोचिमारू के कब्जे में है और अगर ऐसा है तो वो उसे कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। और तभी यहाँ पर फाइनल टेस्ट को देखने के लिए सैंड विलेज की फोर्थ काज़ेकागे यहाँ पर आ जाते हैं। ये बंदा गारा का फादर होता है और अपने डैड को आता हुआ देखकर गारा बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उन्हें घूरने लगता है। लॉर्ड होकागे उससे पूछते हैं कि आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, जिस पर काज़ेकागे बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए खुश हूँ कि इस बार का चुनिन एग्जाम आपके विलेज में हो रहा है। लॉर्ड होकागे, इस उम्र में लीफ विलेज का होकागे बनने में आपको बहुत मुश्किल आती होगी। क्या आपको नहीं लगता कि अब अगले होकागे को चूज करने का समय आ चुका है? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे अभी और बहुत जीना है। इसके बाद थर्ड होकागे खड़े होकर यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोगों का स्वागत करते हैं और बोलते हैं कि इस साल के चुनिन एग्जाम का फाइनल टेस्ट अभी शुरू होने वाला है और इसमें 8 पार्टिसिपेंट्स भाग लेने वाले हैं और आप सभी लोग सारे के सारे मैचेस देखे बिना यहाँ से ना जाएं और इस कंपटीशन को शुरू करने का ऑर्डर दे देते हैं। जिस पर फोर्थ थर्ड होकागे से बोलता है, एक सेकंड, आपने तो 8 बोला ना, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 7 ही कैंडिडेट्स हैं। अब इसके बाद एक इंस्ट्रक्टर उन सभी को एक पेपर दिखाता है जिस पर ये लिखा होता है कि कौन किससे फाइट करने वाला है और बोलता है कि लाइनअप में थोड़ा सा चेंज हुआ है। शिकामारू उस पेपर को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें डोसो का नाम नहीं होता। दरअसल डोसो की गारा ने बत्ती गुल कर दी है और उसकी मौत हो चुकी है। और इस तरफ गारा उसी रात को याद कर रहा होता है जब उसने डोसो को जान से मारा था। नारुतो गेनमा, इस इंस्ट्रक्टर का नाम गेनमा है, ये इससे सास्की के बारे में पूछता है और गेनमा बोलता है कि अगर सास्की मैच के आने से पहले यहाँ पर नहीं आया तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये सुनकर नारुतो बहुत परेशान हो जाता है और एंट्रेंस की तरफ देखता हुआ अपने मन में बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ कि सास्की डरपोक है, पर इतना भी नहीं कि यहाँ पर पहुंचकर क्विट कर दे। और गारा भी अपने मन में कुछ याद कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि ये गारा सास्की पर नजर बनाए हुए था और जब ककाशी सास्की को उस पार्क पर ट्रेन कर रहा था तब गारा छिपकर अपनी स्पाई आईज से उन्हें देख रहा था। ये सोचकर गारा काफी फ्रस्ट्रेट होकर एक क्रीपी सी स्माइल देता है और गारा की इस स्माइल को देखकर सैंड विलेज का लीडर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और मन में सोचता है कि कहीं इस गारा ने सास्की को खत्म तो नहीं कर दिया। तभी गेनमा सभी को बोलता है कि ये जगह थोड़ी सी अलग है, रूल्स वही सब है, यानी कि कोई भी रूल्स नहीं है। ये मैच तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोई बंदा हार न मान ले या फिर मर नहीं जाता। और अगर मुझे लगा तो मैं इस मैच को किसी भी वक्त रुकवा सकता हूँ। तो पहला मैच है नारुतो और नेजी के बीच में और नारुतो अपनी ओथ को पूरा करने के लिए नेजी के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और इस तरफ ऑडियंस में हिनाटा के साथ इजुमी कामिजुकी और कोतेत्सु हागाने उसे बहुत हैरानी से देख रहे होते हैं और नारुतो को देखकर वो उसे इसका लक समझते हैं कि नारुतो इतनी आगे तक पहुंच गया। बगल में बैठे हिनाटा और कीबा ये सब सुन रहे होते हैं और तभी कीबा की नजर अपने पीछे एक निंजा पर जाती है जिसने काले कपड़े और मास्क पहना हुआ था, जो कि अम्बू ब्लैक ऑप्स का एक मेंबर होता है। इस तरफ नारुतो नेजी को अपनी ओर याद दिलाते हुए बोलता है, मैं ही जीतने वाला हूँ। ये सुनकर नेजी अपनी ब्याकुगन को एक्टिव करते हुए बोलता है, तुम्हारे जानने से पहले ही मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब मैच शुरू हो जाता है। नारुतो उस पर कुनाई से हमला करता है पर नेजी उससे बच जाता है। नारुतो उसे पंच मारने की कोशिश करता है और तभी नेजी नारुतो के सामने आ जाता है और नारुतो की चेस्ट के ऊपर अपनी फिस्ट से हमला करता है। नारुतो एक सेकंड के लिए हिल नहीं पाता और उसके चक्रा पॉइंट्स को ब्लॉक करने के लिए
ही नेजी आगे बढ़ता है। नारुतो समझ जाता है कि ये वो ही मूव है जो कि नेजी ने हिनाटा पर यूज की थी। वो उसके चाक्रा पॉइंट्स पर अटैक करके उसकी चाक्रा के फ्लो को रोक देना चाहता है। नारुतो थोड़ा सा पीछे हटता है और शैडो क्लोन jutsu का यूज करता है और उसके सारे के सारे क्लोन्स नेजी पर एक साथ हमला कर देते हैं, पर नेजी उनके अटैक्स को बहुत आसानी से डॉज कर लेता है। तभी नारुतो नेजी को नीचे से किक मारता है, पर नेजी उससे भी बचाता है। वो नारुतो पर हमला करता है और उसके सारे के सारे क्लोन्स गायब हो जाते हैं। नेजी बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम होकागे बन सकते हो? अगर होकागे बनना इतना ही आसान होता तो कुछ ही शिनोबीज होकागे क्यों बन पाते? हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती और नारुतो, तुम्हारे जैसे लोगों की किस्मत में सिर्फ मौत लिखी है। ये सुनकर नारुतो बोलता है, नेजी तुम जैसा चाहो वैसा सोच सकते हो, पर मुझे हार मानना नहीं आता। और नारुतो शैडो क्लोन jutsu का यूज करता है और अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है। इस तरफ हम काबूटो को देखते हैं जो कि 3 ब्लैक ऑप्स को मार देता है और वहीं से नारुतो को देख रहा होता है। इस तरफ नारुतो अपने सभी के सभी शैडो क्लोन्स का यूज करके नेजी पर हमला कर देता है, पर नेजी सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। नेजी उनमें से एक नारुतो की तरफ भागता है और उसकी चेस्ट पर हमला कर देता है। ये देखकर नारुतो बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही असली हूँ? जिस पर नेजी बोलता है कि ये शुरुआत से ही इससे दूरी बनाए हुए था ताकि इसके चाक्रा पॉइंट्स पर हमला ना कर पाए। तभी नारुतो के बाकी के क्लोन्स गायब हो जाते हैं और नारुतो हंसते हुए बोलता है, तुमने गलती कर दी। और ये वाला नारुतो भी गायब हो जाता है, जिसका मतलब है कि ये वाला नारुतो भी असली नारुतो नहीं था और ये एक क्लोन था। नेजी ये देखकर हैरान रह जाता है और तभी पीछे से 2 नारुतो नेजी पर हमला कर देते हैं और बोलते हैं, तुम्हें क्या लगा मुझे तुम पर हमला करने से डर लगता है? और जैसे ही नारुतो नेजी को पंच मारता है तभी नेजी अपने आसपास एक चाक्रा की फोर्स जनरेट कर लेता है और अपनी रोटेशन jutsu से नारुतो को दूर पटक देता है। नेजी का ये अटैक देखकर इसके लीडर भी हैरान रह जाते हैं और नेजी ने इस आर्ट को कब सीखा? टेन भी अपने मन में सोचती है कि नेजी की स्पेशल डिफेंस टेक्निक है जिसमें नेजी अपने अंदर के चाक्रा को इकट्ठा करके घुमाकर बाहर छोड़ता है। नेजी फिस्ट jutsu में इतना ज्यादा माहिर है कि वो हर जगह से चाक्रा रिलीज कर सकता है, जिसकी वजह से वो हर एक डायरेक्शन में हमला कर सकता है और ऐसे घूमते हुए ब्याकुगन की हेल्प से 360 भी देख सकता है। एनिमी चाहे कहीं से भी हमला करे, सब कुछ बेकार है। नारुतो फिर से अपने क्लोन्स को बनाता है, नेजी पर हमला करता है, पर नेजी फिर से नारुतो को दूर पटक देता है और गिर के उसके सभी क्लोन्स गायब हो जाते हैं। और तभी नेजी बोलता है, नारुतो तुम मेरी रेंज में हो, तुम मुझसे नहीं बच सकते। पर नेजी 64 पाम्स की टेक्निक को यूज करता है और नारुतो पर लगातार हमला करता है और नारुतो के सभी चाक्रा पॉइंट्स पर हमला करके नारुतो को नीचे गिरा देता है। नेजी नारुतो से बोलता है, नारुतो मैंने तुम्हारे सारे के सारे चाक्रा पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया है, अब तुम नहीं उठ सकते। तुम लकी हो कि अभी तक सांस ले पा रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ हार्ड वर्क करके आगे बढ़ सकते हो तो ये सिर्फ तुम्हारा एक भ्रम है। तभी नारुतो हिनाटा के बारे में सोचता है और वापस से खड़ा हो जाता है और नेजी अपने मन में सोचता है, ये खड़ा कैसे हो गया? नारुतो स्माइल करते हुए बोलता है, मैंने कहा था ना नेजी, मुझे हार माननी नहीं आती। इस तरफ हिनाटा बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और एक मास्क्ड बैम्बू कॉप्स यहाँ पर आ जाता है और बोलता है, रुको मुझे हिनाटा को चेक करने दो। और अपने साथ हिनाटा को साइड में लेकर जाता है और निकलने लगती है और एक ब्लैक ऑप्स को ऐसा करता हुआ देखकर कीबा बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पर ये ब्लैक ऑप्स बोलता है कि एक डॉक्टर है और ये हिनाटा को हील कर रहा है। इस तरफ नेजी नारुतो को हार मानने के लिए बोलता है। नारुतो बोलता है, क्या तुम्हें पता है हिनाटा कितनी मेहनत करके यहाँ पर आई थी और तुमने उसके दिमाग के साथ खेला और उसे एक फेलियर लूजर अपनी फैमिली के ऊपर एक कलंक बोला। तुम्हें किसी को भी फेलियर कहने का हक नहीं है। तुमने जो हिनाटा के साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करने वाला। जिस पर नेजी नारुतो को बोलता है कि ह्यूगा क्लैन हेट्रेड से भरा हुआ है और उसे और उसकी मेन फैमिली ब्रांच फैमिलीज के ऊपर एक jutsu करते हुए आ रही है बहुत लंबे सालों से, जिसे कर्स्ड मार्क jutsu बोलते हैं। और एक कर्स्ड मार्क किसी पिंजरे में बंद किसी पंछी की निशानी है। ये एक फाउंडेशन है कि कोई भी अपनी किस्मत को कोई नहीं बदल सकता। इसके बाद नेजी अपना हेड बैंड उतार देता है। नारुतो देखता है कि नेजी के फोरहेड के ऊपर एक कर्स्ड मार्क है और साथ ही वो बताता है कि जब वो 5 साल का था तो उस दिन लेडी हिनाटा का 3rd बर्थडे था और उसी दिन उसे ये कर्स मार्क दे दिया गया और उसकी आजादी को छीन लिया गया। और नेजी बताता है कि हिनाटा के डैड जो कि इस दुनिया में कुछ सेकंड्स पहले आ गए थे तो उन्हें ह्यूगा क्लैन का लीडर बना दिया गया, जबकि इसके डैड को निचली ब्रांच का सदस्य बनाया गया। जबकि नेजी की किस्मत में सिर्फ हिनाटा को प्रोटेक्ट करना लिखा है। जिस पर नेजी खुश होकर हाँ बोलता है, लेकिन उसे अपने बेटे नेजी की किस्मत को देखकर बहुत बुरा लगता है और सोचता है कि अगर वो कुछ सेकंड्स पहले पैदा हुआ होता तो आज नेजी को हिनाटा को प्रोटेक्ट नहीं करना पड़ता। और अपना ब्याकुगन एक्टिव करके वो गुस्से से हिनाटा को घूरने लगते हैं। तभी हिनाटा के डैड ये देखकर नेजी के डैड की कर्स माँ को एक्टिवेट कर देते हैं और नेजी के डैड के सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और लगभग मरने ही वाले थे। हिनाटा के डैड नेजी से बोलते हैं, अपने डैड को घर ले जाओ, मैं उसकी इस बेवकूफी को आखिरी बार माफ कर रहा हूँ। इन्हें इसीलिए दिया गया है ताकि इनकी मौत के बाद ये इनका ब्याकुगन सील कर दें, क्योंकि अगर इनका ब्याकुगन किसी दुश्मन के हाथ लग गया तो वो ह्यूगा क्लैन के सीक्रेट्स को जान सकता है। और साथ ही ये मार्क मेन फैमिली के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि उन्हें उनकी असली जगह हमेशा याद दिलाते रहते हैं। हम हर दिन इसी डर में जीते हैं कि कब वो हमें खत्म कर मौत। नेजी बताता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ह्यूगा क्लैन ही है जिसके पास कैकी गेनकाई है, वो भी इतनी ज्यादा यूनिक, और बहुत सारे लोग उनसे इस ब्याकुगन को चुराना चाहते हैं। इसीलिए ब्रांच फैमिलीज को बनाया गया ताकि हम ह्यूगा क्लैन के सीक्रेट्स और मेन फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट करके रख पाएं। यही हमारा मिशन होता है और यही हमारी डेस्टिनी भी है। पर एक दिन तो हद हो गई जब उन लोगों ने मेरे डैड का मर्डर कर दिया। ये सुनकर नारुतो हैरान रह जाता है। नेजी बताता है कि एक रात कोई मेन हाउस में घुस गया और लेडी हिनाटा को किडनैप कर भाग गया। वो उसकी ब्याकुगन को चुराना चाहता था, पर तभी रास्ते में उसका सामना हिनाटा के डैड से हो जाता है और वो जल्दी से उसे मार गिराते हैं। और आखिर में उन
लोगों ने एक सौदा किया, जिंदगी के बदले जिंदगी का सौदा। और लैंड ऑफ लाइटनिंग उस निंजा को मारने की शर्त रखती है जिन्होंने उसके लीडर को मारा था। और ह्यूगा क्लैन भला अपने ही लीडर को कैसे सेक्रीफाइस कर देती। फिर भी लीफ विलेज वॉर से बचने के लिए लैंड ऑफ लाइटनिंग की शर्त मान जाता है और मेन फैमिली को बचाने के लिए हिनाटा के डैड की जगह उनके ट्विन ब्रदर मतलब कि नेजी के डैड को मार दिया जाता है। नेजी बोलता है भले ही वो दोनों एक जैसे दिखते थे पर उनकी किस्मत उसी दिन लिख दी गई थी जब वो पैदा हुए थे। और ये मैच भी बिल्कुल वैसा ही है। नारुतो, तुम्हारी किस्मत भी उसी वक्त लिख दी गई थी जब तुम मेरे कॉम्पिटिटर बने थे, जब तुम्हारी फाइट मेरे साथ तय हो गई थी। अब इसके बाद हम साकुरा को देखते हैं जो कि नारुतो को देखकर मन में बोलती है कि नारुतो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। अब नारुतो नेजी की सारी बातें सुनकर नेजी को बोलता है नेजी, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ पर इससे तुम्हारी किस्मत का कोई भी लेना देना नहीं है। मुझसे लड़े बिना तुम कैसे बोल सकते हो कि मेरी किस्मत में हारना लिखा है। मैं हार नहीं मानने वाला। तभी नेजी अपना ब्याकुगन एक्टिव करके नारुतो की चेस्ट के ऊपर एक जोरदार हमला करता है और अपनी एक फाइनल फिस्ट मारता है। नारुतो दूर जाकर गिरता है। नेजी नारुतो से बोलता है तुम बस एक फेलियर हो और ऐसा बोलकर यहाँ से जाने लगता है। पर तभी नारुतो लड़खड़ाते हुए फिर से अपने पांव पर खड़ा होता है और बोलता है मैं अपने शब्दों से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा और यही मेरा निंजा वे है। और तभी नेजी को याद आता है कि हिनाटा ने भी सेम यही चीजें बोली थी जब नेजी हिनाटा के साथ फाइट कर रहा था। नेजी गुस्से से नारुतो को बोलता है तुम्हारी किस्मत पैदा होते ही लिख दी जाती है, उसे बदलने की कोशिश करना बेकार है। और नेजी को अपने बचपन की विजन याद आती है जब एक दिन उसके डैड उसे बोलते हैं नेजी मेरे बेटे, ह्यूगा फैमिली के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स सिर्फ तुम्हारे पास हैं। काश मैं बस कुछ सेकंड्स पहले पैदा हुआ होता तो आज तुम मेन फैमिली का पार्ट होते। और नेजी गुस्से से कांपते हुए नारुतो को बोलता है नारुतो, तुम मेरा दर्द कभी नहीं समझ पाओगे कि कैसा लगता है जब कोई इंसान अपनी पूरी की पूरी जिंदगी अपनी मर्जी के बिना किसी दूसरे के नाम कर दे। नारुतो को अपना बचपन याद आ जाता है जब वो बिल्कुल अकेला था और सब लोग उसे नाइन टेल फॉक्स कहकर बोलते थे। नारुतो स्माइल करते हुए बोलता है मैं समझता हूँ नेजी, सिर्फ तुम ही नहीं हो जो तकलीफ में है, हमें भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। हिनाटा के डैड तुम्हारे डैड से कुछ सेकंड्स पहले पैदा हुए, इसमें हिनाटा की कोई गलती नहीं। हिनाटा इतनी मेहनत सिर्फ इसीलिए कर रही थी क्योंकि वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती थी। वो सिर्फ तुम्हारी रिस्पेक्ट चाहती थी पर तुमने उसकी बेइज्जती की और उसे चोट पहुंचाई, उसे एक लूजर बोला। हिनाटा के डैड ये सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं। नारुतो खांसने लगता है और ऐसा लग रहा होता है कि नारुतो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। साकुरा भी ये देखकर घबरा जाती है। नेजी नारुतो से बोलता है कि उसने नारुतो के सभी 64 चाक्रा पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया है और अब चाक्रा के बिना नारुतो कुछ नहीं कर सकता। तभी नारुतो को परविस एज के दूसरे चाक्रा वाली बात याद आती है और नारुतो नाइन टेल फॉक्स से बात करने की कोशिश करता है। नेजी डॉक्टर गेनमा से बोलता है कि नारुतो अब लड़ने की हालत में नहीं है, इस मैच को यहीं पर खत्म कर दिया जाए, नहीं तो इसका अंजाम नारुतो के लिए बहुत बुरा हो सकता है। और गेनमा उसकी बात मान जाता है और नेजी को विनर डिक्लेयर करने ही वाला होता है कि तभी नारुतो के आसपास रेड कलर का चाक्रा निकलने लग जाता है। इस चाक्रा की फोर्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि नेजी भी इसे फील कर पा रहा था। नेजी ये देखकर हैरान रह जाता है और अपने ब्याकुगान से देखने की कोशिश करता है कि आखिर चल क्या रहा है, ये चाक्रा आखिर आ कहां से रहा है। तो उसे नारुतो के अंदर नाइन टेल फॉक्स की झलक दिखती है। ये देखकर नेजी घबरा जाता है और बोलता है आखिर ये क्या है। वो लाल चाक्रा पूरी तरह से नारुतो को कवर कर लेता है और उसकी फोर्स से आसपास सब कुछ हिलने लग जाता है। इसे देखकर ऑडियंस में मौजूद सभी के सभी निंजास हैरान रह जाते हैं, खासकर गारा और लॉर्ड काज़ेकागे। लॉर्ड होकागे भी ये देखकर हैरान रह जाता है और मन में बोलता है ये तो उस नाइन टेल फॉक्स का चाक्रा है, पर नारुतो ने इसका यूज करना कब सीख लिया। तभी नारुतो अचानक से गायब हो जाता है और अगले ही पल नेजी के बिल्कुल पीछे होता है और उस पर अपने शूरिकन से हमला करता है। पर नेजी अपनी रोटेशन जुत्सु का यूज करके बच जाता है और नारुतो पर भी अपने शूरिकन फेंकता है। पर क्योंकि अब नारुतो की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी तो वो बहुत आसानी से उनसे बच जाता है और अचानक से नेजी के सामने आता है। दोनों अपनी कुनाइस को एक दूसरे के फेंकते हैं और टकरा कर नीचे गिर जाते हैं। नारुतो नेजी से बोलता है मैंने सुना है कि क्लोज कॉम्बैट तुम्हारी स्पेशलिटी है नेजी। और नारुतो हाथ में कुनाई नाइफ को लिए नेजी की तरफ दौड़ता है और बोलता है मैं एक होकागे बनने के बाद ह्यूगा के तरीकों को बदल दूंगा। नेजी घबराते हुए मन में बोलता है मुझे जल्दी से कोई काउंटर अटैक करना होगा। और जैसे ही नारुतो अपनी कुनाई को नेजी को मारता है वैसे ही नेजी अपने रोटेशन से खुद को डिफेंड करता है और उन दोनों के टकराने से यहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है और चारों तरफ धूल हो जाती है। और ये देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब धूल के हटते ही सभी लोग देखते हैं कि जमीन के अंदर 2 गड्ढे हो चुके हैं और तभी एक छेद में से कोई बाहर निकलता है और ये नेजी होता है। नेजी एक दूसरे होल की तरफ जाता है जहाँ पर नारुतो होता है। टेंटेन ये देखकर मन में बोलती है कि नेजी की रोटेशन टेक्निक की यही खास बात है कि कोई भी इसे ब्लॉक नहीं कर सकता और ये एनिमी की एनर्जी को उसी के खिलाफ यूज करती है। नेजी नारुतो को बोलता है मुझे माफ करना नारुतो, पर रियलिटी यही है कि तुम एक फेलियर हो और ये मैच यहीं पर खत्म होता है। और तभी नीचे जमीन में से बहुत तेजी से नारुतो बाहर निकलता है और सीधा नेजी की चिन के ऊपर एक जोरदार हमला करता है। नेजी के मुंह से खून निकल जाता है और दूर जाकर गिरता है और हम देखते हैं कि जो नारुतो यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था वो बस एक शैडो क्लोन होता है और उसके नीचे एक सुरंग बनी हुई थी जिस सुरंग से शायद नारुतो नेजी के नीचे आ गया था, यानी कि ये नारुतो का एक ट्रैप था। नेजी बोलता है मैं हिल नहीं पा रहा और गेनमा स्माइल करते हुए अपने मन में बोलता है कि जब नारुतो जमीन में गिरा हुआ था तभी उसने अपनी नेक्स्ट मूव के बारे में प्लान करना बंद कर दिया था। उसने हमेशा खुद पर विश्वास बनाना कायम रखा कि वो जीत सकता है। नारुतो को पता था कि अगर वो खुद पर यकीन करेगा तो वो अपनी डेस्टिनी को बदल सकता है। नारुतो नेजी के पास आता है। नेजी नारुतो से बोलता है मुझे पता होना
चाहिए था कि तुम इस शैडो क्लोन का यूज करोगे। नारुतो बोलता है, क्या तुम्हें पता है नेजी, यही वो जुत्सु है जिसकी वजह से मैं 3 बार एकेडमी में फेल हुआ हूँ। यही वो जुत्सु है जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत हुआ करती थी। ये सुनकर नेजी हैरान रह जाता है और नारुतो नेजी से बोलता है, अपनी किस्मत को कोसना छोड़ दो और ये कहना बंद करो कि तुम खुद को बदल नहीं सकते। अगर मुझ जैसा फेलियर ये कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो नेजी, क्योंकि तुम मेरी तरह कोई फेलियर नहीं हो। और गेनमा इस मैच का विनर नारुतो को डिक्लेयर कर देते हैं और पूरा का पूरा क्राउड नारुतो के लिए तालियां बजाता है। अब इसके बाद हम साकुरा को देखते हैं, जो कि नारुतो को देखकर अपने मन में बोलती है कि नारुतो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, तो अब साकुरा को भी काफी मेहनत करनी चाहिए। प्रॉक्टर गेनमा नेजी से बोलता है, केज के अंदर बंद एक चिड़िया अपनी चोंच से खुद को आजाद कर सकती है, पर ये उसकी विल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आजाद होना चाहती है या फिर नहीं। इसके बाद मेडिक टीम नेजी को यहाँ से लेकर जाती है। नेजी नारुतो की कही हुई बातों को याद करता है और तभी हयाशी यहाँ पर आ जाता है और मेडिक्स की टीम को बाहर भेजता है और वो बोलते हैं नेजी को कि वो उस दिन मरने के लिए तैयार थे और नेजी उनसे बोलता है, आपने मेरे डैड को जबरदस्ती मरवाया। तभी हयाशी एक स्क्रोल नेजी को देते हैं और कहते हैं कि उस दिन का सच इस स्क्रोल के अंदर लिखा हुआ है। नेजी बोलता है कि इसमें कुछ फालतू की चीजें लिखी होंगी पक्का, पर नेजी उस स्क्रोल पर लिखी हुई हैंड राइटिंग को देखता है जो कि उसके डैड की थी। नेजी उस स्क्रोल को पढ़ने लगता है और नेजी के डैड ने लिखा होता है कि लैंड ऑफ लाइटनिंग के एक बहुत बड़े निंजा ने हिनाटा को किडनैप करने की कोशिश की, पर हयाशी ने उसे मार दिया। उस बड़े निंजा की मौत के बदले लैंड ऑफ लाइटनिंग ने हयाशी को मारने की बात की, जो कि हयाशी ने मान भी ली थी। पर विलेज के हेड्स ने कहा था कि ह्यूगा विलेज का केकी गिनकाई इस विलेज की ताकत है जिसे किसी भी हालत में बचाना मेन फैमिली की ड्यूटी है। और हयाशी बोलते हैं कि अगर वो लोग ड्यूटी को निभाने लग गए तो विलेज खतरे में आ जाएगी, जिस पर विलेज के हेड्स बोलते हैं कि यही तो निचली फैमिलीज का कर्तव्य है, इसलिए हम तुम्हारे बदले हयाशी की बॉडी देंगे। और हयाशी भी इस बात को जानता था, पर हयाशी बोलता है कि वो लोग तो ब्याकुगन के पीछे है ना, अगर हयाशी मर गया तो ब्याकुगन की पावर कर्स मक की वजह से हमेशा के लिए सील हो जाएगी। क्या लैंड ऑफ लाइटनिंग इससे शांत बैठ जाएगा? जिस पर विलेज हेड बोलता है कि लैंड ऑफ लाइटनिंग इसकी बात कुछ नहीं कह पाएगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हयाशी की बॉडी मांगी है और अगर हम उन्हें दिखा दें कि हमने उनकी शर्त को मान लिया है और हयाशी के बदले ये याशी की बॉडी भेज दें तो वो सब आगे हम पर प्रेशर नहीं डाल पाएंगे। हयाशी ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, जिस पर विलेजर्स बोलते हैं कि इस पर वो खुद को दोष ना दे। ब्रांच फैमिली का हर कोई मेन फैमिली को बचाने के लिए यही करता और यही उनकी किस्मत में लिखा है। तभी याशी हयाशी के चेस्ट के ऊपर हमला करता है और हयाशी नीचे गिर जाता है। याशी बोलता है, मुझे ये करने दो। हयाशी उसे ऐसा करने से मना करता है और बोलता है कि उसे अपने बेटे नेजी के बारे में सोचना चाहिए कि उसके मरने के बाद उसका क्या होगा। याशी बोलता है कि वो बहुत लंबे समय से मेन फैमिली का सेवक है और वो इससे तंग आ चुका है। वो ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये हयाशी मेन फैमिली का हेड है, बल्कि इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उसका भाई है और ऐसा पहली बार है जब ये आजाद होकर अपना रास्ता खुद चूज कर रहा है। इसने हमेशा नेजी को अपनी बुरी साइड दिखाई, पर आज पहली बार ये कुछ अपनी इच्छा से करने वाला है, इसलिए ये चाहता है कि ये मैसेज ये नेजी को दे। इसके मरने के बाद ये बंदा मेन फैमिली के लिए नहीं मरा था, बल्कि अपने भाई और विलेज को बचाने के लिए मरा था। ये उसने अपनी इच्छा से किया है और उसने अपनी मौत भी अपनी इच्छा से ही चुनी है। तभी हयाशी बहुत कोशिश करके खड़ा होता है और बोलता है, तुम्हें लगता है अपनी आजादी से मौत को चूज करना तुमने बहुत अच्छा काम किया। याशी बोलता है कि मैं भी ह्यूगा के फॉर्च्यून को डिसाइड करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, बस मैं अपनी किस्मत को खुद चूज करना चाहता हूँ। और याशी यहाँ से चला जाता है। नेजी के डैड लास्ट में उसे बोलते हैं कि कभी भी हार मत मानना और अपनी किस्मत को खुद चूज करना और अपने हाथों से खुद लिखना। हयाशी नेजी से इन सब के लिए माफी मांगते हैं और नेजी उसे मना करता है कि माफी मत मांगिए और हयाशी वहाँ से चला जाता है। नेजी मन ही मन अपने डैड को याद करके रिग्रेट करता है और बोलता है कि इस लड़ाई के बाद उसने सीखा है कि किस्मत हमें डिफाइन नहीं करती, किस्मत हमेशा हमारे हाथों में होती है और हमारा डिसीजन ही डिसाइड करता है कि हम इसे कैसे बनाना चाहते हैं। तो आज से मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मुझे इतना ज्यादा ताकतवर बनना है कि कोई फिर मुझे कभी भी हरा ना पाए। इस तरफ हम लॉर्ड काज़ेकागे को देखते हैं, जो कि अगले मैच के स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे थे। अगला मैच सास्के वर्सेस गारा का होता है और फोर्थ काज़ेकागे थर्ड होकागे से सास्के के बारे में पूछते हैं कि भाई कहाँ है सास्के। स्पाई निंजा थर्ड होकागे को बोलता है कि अब तक सास्के की कोई भी खबर नहीं मिली है और लोगों के भड़कने से पहले वो सास्के को डिस्क्वालीफाई कर दें। सभी लोग सास्के का वेट कर रहे होते हैं और थर्ड होकागे सास्के को डिस्क्वालीफाई करने का फैसला ले लेते हैं और काज़ेकागे बोलता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे साथ बहुत सारे निंजास आए हैं जो कि सास्के की फाइट को देखने आए हैं। सैंड विलेज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सास्के और गारा का मैच देखने आया है और ऐसी सिचुएशन को देखकर काज़ेकागे फिलहाल सास्के वर्सेस गारा की फाइट को पोस्टपोन करने का डिसाइड करते हैं। अब इसके बाद अगला मैच शीनो और कांकुरो के बीच होता है। कांकुरो ये सुनकर अपने मन में बोलता है, ओह शिट, प्लान शुरू होने से पहले मैं अपने पपेट की पावर्स को नहीं दिखा सकता। तभी तेमारी कांकुरो को इशारा करती है और कांकुरो हार मान लेता है और अगले मैच को कंटिन्यू करने के लिए बोलता है और शीनो इस मैच का विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब इसके बाद तेमारी अपना फैन लेकर नीचे आ जाती है और अगला मैच शिकामारू और तेमारी के बीच में होता है। शिकामारू मैच को लेकर बहुत घबराया हुआ था, इसीलिए वो भी हार मानने के बारे में सोचता है, पर तभी नारुतो पीछे से आकर एक्साइटमेंट में शिकामारू को वहीं से धक्का दे देता है और शिकामारू सीधा बैटल ग्राउंड में जाकर गिरता है। शिकामारू गुस्से से नारुतो को देख रहा होता है और सभी लोग शिकामारू के ऊपर कूड़ा फेंकने लग जाते हैं। शिकामारू को एक आलसी की तरह पड़े हुए देखकर तेमारी उस पर बहुत गुस्सा करती है और उस पर अपने फैन से हमला करती है, पर शिकामारू उसे बहुत आसानी से डॉज कर लेता है और बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं चुनिन बनूं या नहीं, पर मुझे एक लड़की से हारना मंजूर नहीं। तभी तेमारी उस पर फिर से हमला करती है, लेकिन शिकामारू यहाँ से गायब हो जाता है और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। तेमारी ये देखकर समझ जाती है कि शिकामारू उस पर शैडो पोजेशन जुत्सु यूज करने वाला है, इसलिए वो अपनी शैडो से दूर खड़ी हो जाती है। काफी देर हो जाती है और इस तरफ शिकामारू पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा होता है कि काश वो एक बादल होता,
भाई फाइट कर ले यार। शिकामारू क्या हो गया भाई, क्या बंदा है भाई ये? शिकामारू याद करता है कि वो एक निंजा इसीलिए बना था ताकि वो जो चाहे वो कर सके, पर इसमें तो बहुत मेहनत लग रही है। क्या है यार ये? हट, तेमारी बहुत ज्यादा वेट करने की वजह से बोर हो जाती है और मैच जल्दी खत्म करने के लिए विंड साइड जुत्सु से हमला करती है। शिकामारू शैडो पोजीशन जुत्सु यूज करता है और तेमारी की शैडो को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर तेमारी पीछे हट जाती है और बच जाती है और एक लाइन खींच देती है जिसके आगे शैडो पोजीशन जुत्सु यूज नहीं किया जा सकता। शिकामारू एक हैंड साइन बनाकर बैठ जाता है। कुरोनाई सेंसेई इसके बारे में आसुमा सेंसेई से पूछती है। आसुमा सेंसेई बताता है कि शिकामारू की आदत है जब भी वो कहीं पर फंस जाता है तो वो हमेशा यही करता है और इस समय ये एक स्ट्रेटेजी के बारे में सोच रहा है, इसीलिए ये बंदा हमेशा इससे चेस में भी जीत जाता है। कुरोनाई बोलती है कि ये तो भाई असली की फाइट है। आसुमा बोलता है कि चेस की स्ट्रेटेजी किसी असली लड़ाई से कम नहीं होती है और शिकामारू के सोचने का तरीका भी किसी जनरल के जैसा है। आसुमा ने शिकामारू को एक मुश्किल गेम में चैलेंज किया था और उसके अकॉर्डिंग उसका IQ 200 से भी ज्यादा है। कुरोनाई ये सुनकर शॉक्ड रह जाती है। अब शिकामारू फाइट के लिए तैयार हो जाता है और तेमारी उस पर फिर से विंड स्टाइल जुत्सु से हमला करती है। शिकामारू एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। तभी शिकामारू एक कुन्हाई से तेमारी पर हमला करता है। तेमारी उसे डॉज करती है और खुद को बचा लेती है, पर तभी शिकामारू फिर से शैडो पोजीशन जुत्सु का यूज करता है। तेमारी को ऐसा लग रहा होता है कि शैडो पोजीशन की रेंज सिर्फ उस लाइन तक ही है जो कि उसने खींची थी और वो सेफ है, पर इस बार उसका शैडो उस लाइन को भी क्रॉस कर देता है और तेमारी के बहुत करीब आकर रुक जाता है, जिसका मतलब है कि इसकी रेंज पहले से बहुत ज्यादा हो चुकी है। तेमारी समझ जाता है कि शिकामारू टाइम वेस्ट करके सन की पोजीशन चेंज होने का इंतजार कर रहा था, जिससे कि उस दीवार की शैडो और भी ज्यादा आगे बढ़ जाए और शिकामारू के शैडो की रेंज बढ़ जाए। तेमारी मन में सोचती है कि अगर वो ऐसे ही सन की लोकेशन को ट्रेस करती रही तो वो शिकामारू की रेंज से बाहर ही रहेगी और तभी अचानक से शिकामारू की शैडो की रेंज और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। तेमारी ये देखकर घबरा जाती है कि ये कैसे हो रहा है और हम देखते हैं कि ऊपर शिकामारू अपनी जैकेट हवा में फ्लोट कर रहा था और उसकी शैडो की परछाई तेमारी के ऊपर पड़ जाती है, जिससे कि शिकामारू अपनी रेंज और भी ज्यादा बढ़ा पाया। वो शैडो तेमारी का पीछा कर रही होती है और तेमारी उससे दूर भाग रही होती है, पर एक जगह पर आकर वो शैडो रुक जाती है। तेमारी मन में सोचती है कि जितना उसने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला और तेमारी को सिर्फ सूरज की पोजीशन ही नहीं बल्कि अपने आसपास की चीजों पर भी ध्यान रखना होगा। और तभी तेमारी अपने फैन के पीछे छिपकर एक शैडो क्लोन बनाने के बारे में सोचती है और शिकामारू को भटकाकर अचानक से दूसरी तरफ से हमला करेगी। तेमारी ऐसा करने ही वाली होती है कि तभी तेमारी हिल नहीं पाती और रियलाइज करती है कि वो शिकामारू के शैडो पोजीशन जुत्सु में आ चुकी है, पर कैसे? तभी तेमारी अपने पीछे एक होल को देखती है जिसके अंदर से एक शैडो बाहर निकल रही थी और तेमारी की शैडो तक पहुंच गई थी। शिकामारू तेमारी को बोलता है कि ये वही होल है जो कि तब हुआ था जब नारुतो ने जमीन से बाहर निकलकर नेजी पर अपना फाइनल पंच मारा था और तेमारी के आगे भी एक होल होता है जहाँ से नारुतो ने एक सुरंग बनाई थी। ये दोनों के दोनों होल्स आपस में कनेक्टेड है और क्योंकि पहला होल शिकामारू की रेंज में था तो वो अपनी शैडो को उस होल तक ले गया और जमीन के नीचे तो शैडो ही शैडो होती है और शिकामारू उसका सहारा लेकर जमीन के अंदर से घुसकर दूसरे होल तक पहुंच गया और इस तरह से इनडायरेक्टली अपनी रेंज को बढ़ाकर तेमारी तक पहुंच गया। तेमारी को ये सब कुछ समझ में आ जाता है और हैरान रह जाती है कि शिकामारू तो बहुत ज्यादा चंट है भाई। शिकामारू शुरुआत से ही तेमारी से 3 गुना आगे था। शिकामारू बस तेमारी को उस होल के करीब लेकर जा रहा था और तेमारी को इसी धोखे में रखता है कि वो लाइन उसके शैडो पोजीशन जुत्सु की लिमिट है, जबकि वो धीरे धीरे उसे उस होल के पास लेकर जा रहा था। इसके बाद शिकामारू तेमारी की शैडो से उसे कंट्रोल करने लगता है और जो कुछ भी मूवमेंट्स कर रहा होता है तेमारी भी ना चाहते हुए वो सब कुछ कर रही होती है और क्राउड में वो लोग जो कि शिकामारू को पहले गालियां दे रहे थे सभी लोग शिकामारू का फाइनल अटैक देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। तभी शिकामारू अपना हाथ उठाकर बोलता है, मैं हार मानता हूँ। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि ये क्या भाई, ये मजाक चल रहा है यहाँ पे। तेमारी भी ये सुनकर हैरान रह जाती है कि ये क्या भाई, पागल वागल है इंसान। शिकामारू बताता है कि उसने अपने आगे के 200 मूव्स ऑलरेडी सोच लिए थे, पर क्योंकि उसने अपना सारा का सारा चक्रा शैडो पोजीशन में ही यूज कर लिया तो इसके बाद ये 10 सेकंड्स के लिए भी नहीं टिक सकता और वैसे भी अगर ये जीत जाता तो उसके बाद इसका ही और काम बढ़ता। गेनमा ये देखकर मन में बोलता है, भाई ये लड़का तो बहुत अलग है और वो तेमारी को विनर डिक्लेयर कर देता है। शिकामारू का मैच देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। अब इसके बाद सास्के का मैच बचा होता है। सभी लोग उसके मैच के शुरू होने का वेट करते हैं, पर सास्के की दूर दूर तक अभी भी कोई भी खबर नहीं होती है और थर्ड होकागे और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते थे और तभी ली और गाई सेंसेई यहाँ पर आ जाते हैं जो कि यहाँ पर बाकी के बचे हुए मैच देखने आए थे। ली नारुतो और नेजी के मैच के बारे में पूछता है, जिस पर वो नारुतो की जीत के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इस तरफ ऑडियंस और नारुतो सास्के का वेट कर रही होती है और अब सिर्फ 30 सेकंड्स बचे होते हैं और तभी अचानक से तेज हवा चलने लगती है और हम सास्के और ककाशी सेंसेई को देखते हैं जो कि लास्ट मोमेंट में बैटल ग्राउंड पर पहुंच गए थे। नारुतो बोलता है कि उसे लगा कि सास्के नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में उसे उससे लड़ना होगा, पर ककाशी बोलता है, हाँ काफी ट्रैफिक था इसलिए हम लोग लेट हो गए। डॉक्टर गेनमा बोलता है, जैसा टीचर वैसा ही स्टूडेंट, टाइम की कोई परवाह नहीं। नारुतो सास्के से बोलता है, सास्के हारना मत, और सास्के नारुतो से प्रॉमिस करता है कि वो पक्का जीतेगा। इस तरफ ली अपनी हालत के बारे में सोचकर बहुत डिप्रेशन में होता है कि वो गारा को भी नहीं हरा पाया और नेजी जिससे कि वो हमेशा से फाइट करना चाहता था उसे भी नारुतो ने हरा दिया है और ये यहाँ पर बैठा सिर्फ उन्हें देख पा रहा है। अब इसके बाद हम गारा को देखते हैं जो कि बहुत डरावनी लुक्स दे रहा होता है सास्के को। ऐसा लुक देखकर कोनकुरो और तेमारी बोलते हैं, ओए हमारा प्लान खराब मत कर दियो। तभी तेमारी कोनकुरो को रोक देती है और कोनकुरो को इस समय गारा से बात करने से मना करती है और गारा यहाँ से चला जाता है। इस तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि सास्के पर पैसे लगाता है और हारने के डर से अपने 2 निंजास को गारा को मारने के लिए भेजता है और हम नारुतो और शिकामारू को देखते हैं जो कि वापस जा रहे थे और तभी रास्ते में गारा के साथ उन्हीं 2 निंजास को देखते हैं जो कि गारा को यहाँ पर मारने आए थे। तभी गारा का गॉड खुल जाता है और उसकी सेंट उन दोनों के दोनों निंजास को पकड़ लेती है और उन्हें मार देती है। नारुतो और शिकामारू ये देखकर शॉक्ड रह
जाते हैं और फ्रीज ही हो जाते हैं। गारा यहाँ से चला जाता है। इसके बाद गारा और सास्की आमने सामने हो जाते हैं। इस तरफ सास्की साकुरा से मिलता है और साकुरा ककाशी से सास्की की कर्स्ड मार्क्स के बारे में पूछती है और ककाशी बोलता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। और तभी ककाशी की नजर 8 अंबु ब्लैक ऑप्स पर पड़ती है। ककाशी गाय सेंसे से बोलता है लॉर्ड होकागे क्या सोच रहे थे जो उन्होंने सिक्योरिटी के लिए सिर्फ 8 अंबु ब्लैक ऑप्स को यहाँ पर तैनात किया है। गाय सेंसे बोलता है ककाशी हमें नहीं पता कि दुश्मन कब हमला करेगा, तो बाकी के जो कॉप्स थे वो पूरे के पूरे विलेज में फैल रखे हैं। दुश्मन कहीं से भी हमला कर सकता है। मैं तुम्हारे स्टूडेंट का मैच बहुत ध्यान से देखने वाला हूँ ककाशी कि तुमने उसे क्या सिखाया है। आफ्टर ऑल तुम मेरे राइवल जो हो। और ककाशी बोलता है क्या तुमने कुछ कहा, कुछ बोला तुमने? ककाशी भाई इस बंदे को इग्नोर ही करता रहता है और गाय सेंसे रोकर बोलता है ये ककाशी इतना कूल कैसे है। तभी मैच शुरू हो जाता है और गारा की गॉड से सैंड निकलने लग जाती है और सास्की दिखकर पीछे हट जाता है। तभी गारा के सर में दर्द होने लगता है और कांपने लगता है और खुद से ही बातें करने लग जाता है और बोलता है इतना गुस्सा मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत टेस्टी होगा। तिमारी बोलती है कि उसने पहली बार गारा को ऐसा करते हुए देखा है। तभी गारा शांत हो जाता है और फाइट शुरू करने के लिए बोलता है। नारुतो गारा को देखकर समझ जाता है कि सास्के नहीं बचने वाला। सास्के गारा पर हमला करता है शूरिकेन से और गारा अपना एक सैंड का शैडो क्लोन बनाकर उसे रोक लेता है और उसका क्लोन सास्के पर हमला करता है। सास्के डॉज करके उसके क्लोन पर हमला करता है और उसे तोड़ देता है। सास्के गारा को पंच मारने ही वाला होता है, उससे पहले ही गारा अपनी सैंड शील्ड बना लेता है। पर तभी सास्के स्माइल करके अचानक से ही अपना पंच रोककर सामने से गायब हो जाता है और अगले ही पल गारा के पीछे आकर उसे एक जोरदार पंच मारता है। सास्के की इतनी ज्यादा तेज रफ्तार देखकर गारा को ली की याद आ जाती है। गारा दूर जाकर गिरता है पर उसकी सैंड शील्ड उसे प्रोटेक्ट कर लेती है, पर गारा के शेल पर क्रैक्स आ जाते हैं। इस तरफ कीबा उस अंबु ब्लैक ऑप्स के एक मेंबर को हिनाटा को ठीक करने के लिए थैंक यू बोलता है, पर तभी आकामारू उस पर भौंकने लगता है और बताता है कि इसे जानता है। और तभी उस अंबु ब्लैक ऑप के हाथ से एक चाकरा रिलीज होता है जिसके छूटते ही कीबा वहीं पर गिर जाता है। इस तरफ सास्के ली के जैसा ही ताइजुत्सु यूज करके गारा पर हमला करता है और गारा को फिर से दूर पटक देता है, पर गारा फिर से सैंड शील्ड से बच जाता है। तभी सास्के गारा के आसपास गोल गोल घूमने लगता है जैसे कि ली ने किया था और गारा के फेस के ऊपर किक मारता है और उसे गिरा देता है। गाय सेंसे सास्के की स्पीड को देखकर हैरान रह जाते हैं और ककाशी से पूछते हैं। ककाशी बोलता है हाँ सास्के ने अपनी शारिंगन की हेल्प से ली का ताइजुत्सु कॉपी कर लिया है। तभी गारा फिर से वापस से खड़ा होता है और सैंड उसे चारों तरफ से घेरने लगती है और गारा पूरी तरह से सैंड में कवर हो जाता है। सास्के उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी वो सैंड नुकीले कांटों में बदल जाती है जिससे कि सास्के बाल बाल बचता है। सास्के के हाथ से खून निकलने लग जाता है और तभी नारुतो ककाशी को बोलता है कि उन्हें इस मैच को यहीं पर रोक देना चाहिए क्योंकि जिस बंदे से सास्के अभी फाइट कर रहा है उसका मकसद सिर्फ लोगों को खत्म करना है। इस तरफ गारा एक गोल सी शील्ड के अंदर होता है और एक जुत्सु करने लगता है जिससे कि बाहर एक आंख बन जाती है जिसका यूज करके गारा प्रिसाइसली सास्के पर हमला कर सकता है। तिमारी अपने मन में बोलती है कि गारा तो इनके प्लान के बारे में सोच तक नहीं रहा है। सास्के हर तरफ से गारा पर हमला करता है पर गारा को कुछ नहीं होता। तभी सास्के दीवार के ऊपर चढ़ जाता है और कुछ हैंड साइंस बनाने लगता है और इस तरफ हम कुछ निंजा के स्क्वाड्स को देखते हैं जो कि ब्लैक ऑप्स से बचकर जंगल में कुछ रिचुअल सा परफॉर्म कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लोग किसी को समन करने की तैयारी कर रहे हैं और बाकी के निंजास लीफ विलेज को घेरने की तैयारी कर रहे थे। इस तरफ सास्के हम देखते हैं कि सास्के के हाथ में लाइटनिंग आ जाती है। ये देखकर लॉर्ड काज़िकागे और बाकी सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि सास्के ने इतनी जल्दी चाकरा को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना कैसे सीख लिया। ककाशी बताता है मैं इसलिए सास्के को खुद ट्रेन करना चाहता था, वो मेरी तरह है। ककाशी ने पर्सनली सास्के को ये वाला जुत्सु सिखाया है। और तभी सास्के बहुत तेजी से गारा की उस शील्ड पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके अटैक से उस शील्ड के अंदर एक छेद हो जाता है और सास्के का हाथ सीधा उस शील्ड के अंदर घुस जाता है। इस जुत्सु को चिडोरी बोलते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड की तरह है जिसे मास्टर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। रॉकली ये देखकर अपने मन में सोचता है कि जब वो सास्के से लड़ा था तब उसने सास्के से बोला था कि उसकी शारिंगान भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा स्लो है, पर अब सास्के की स्पीड रॉकली से भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। इस तरफ हम देखते हैं कि सास्के का हाथ गारा के कंधे तक पहुंच जाता है और गारा के हाथ पर अपना ही खून गिरता है जिसे देखकर गारा जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है क्योंकि आज से पहले गारा का कभी भी खून नहीं निकला था। गारा की चीखें सुनकर तेमारी और कानकुरो भी शॉक्ड रह जाते हैं। सास्के को उस शील्ड के अंदर कुछ अजीब सा फील होता है और अपना हाथ बाहर निकालता है और ऐसा करते ही उस शील्ड के अंदर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलता है और वो मॉन्स्टर वापस अंदर चला जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सास्के उस शील्ड के अंदर बहुत क्रीपी सा कुछ देखता है और वो मॉन्स्टर दहाड़ रहा होता है। ये देखकर सास्के हैरान रह जाता है। तभी उस शील्ड के ऊपर क्रैक आने लग जाते हैं और वो शील्ड वापस से सैंड में बदल कर नीचे गिर जाती है और गारा सामने आ जाता है। गारा के कंधे के ऊपर चोट लग रखी थी और गारा बहुत गुस्से से सास्के को ही देख रहा होता है और तभी ऑडियंस के बीच में बैठा हुआ वो ब्लैक ऑप अपने जुजुत्सु से स्टेडियम में मौजूद हर एक शख्स को सुला देता है। नारुतो भी इसका शिकार हो जाता है और साकुरा, ककाशी और गाय सेंसे समझ जाते हैं कि गेंजुत्सु है और वो खुद को इससे रिलीज कर देते हैं और ये अंबु ब्लैक ऑप कोई और नहीं बल्कि काबूटो होता है। काज़ेकागे थर्ड होकागे को एक बहुत ज्यादा क्रीपी लुक देता है और उसका एक निंजा थर्ड होकागे के पास एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है और ये सिग्नल पाते ही साउंड विलेज के निंजास की एक पूरी की पूरी टीम वहाँ पर हमला कर देती है और इस सीरीज का 5th पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो और गाइज डीमन स्लेयर मांग रहे हैं, डीमन स्लेयर पे कॉपीराइट आ रहा है, इसी वजह से मैं उसको यहाँ पर अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। और गाइज आगे की फाइट्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा आने वाला है। और गाइज अगले पार्ट के लिए चलो थोड़ा छोटा ही रखते हैं इस बार, 13 के लाइक्स का टारगेट पूरा कर देना। तो ठीक है गाइज और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।